Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार साथियों, मैं कुलदीप वोकेशनल टीचर ऑटोमोबाइल। साथियों, मैं आज एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। साथियों, आज का हमारा जो टॉपिक है वह रहेगा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष मापन उपकरणों का संचालन व प्रयोग। साथियों, जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष मापन उपकरण होते हैं, हम उनके बारे में जान लेते हैं। जो प्रत्यक्ष होता है वो डायरेक्ट मेजरमेंट टूल होता है और अप्रत्यक्ष होता है वह इनडायरेक्ट मेजरमेंट टूल होते हैं। यानी कि डायरेक्ट का मतलब जिन्हें हम सीधे ही जिनके द्वारा हम सीधे ही किसी वस्तु को माप सकते हैं वह डायरेक्ट मेजरिंग टूल्स कहलाते हैं। जिन्हें हम मापते वक्त किसी अन्य टूल का सहारा लेते हैं, यानी कि दो टूलों का सहारा लेते हैं, उन्हें हम इनडायरेक्ट मेजरमेंट टूल्स कह सकते हैं। साथियों, सबसे पहले मैं बात करता हूँ माप क्या होता है। हमारे लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है कि माप क्या होता है। साथियों, माप का सही में जो मतलब होता है वह यह होता है कि जैसे लंबाई, द्रव्यमान और समय के लिए मान निर्धारित करना माप कहलाता है। क्योंकि हम कोई भी अगर प्रोडक्ट या ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हम उसका जब तक लंबाई, द्रव्यमान और समय निर्धारित नहीं करेंगे तब तक हम उसे एक पूर्ण रूप नहीं दे पाएंगे, एक अच्छी शेप नहीं दे पाएंगे जो उसके लिए बनाई गई होती है। और अगर मैं विज्ञान की भाषा में बात करूं तो माप को विज्ञान की भाषा में मापन को परिशुद्धता कहा जाता है। यानी कि परिशुद्धता मतलब कि किसी भी वस्तु को बनाने के लिए एक माप, द्रव्यमान और समय का होना जरूरी है, उसे हम माप कहते हैं। अब मैं आगे बढ़ते हुए बात करता हूँ कि जैसा कि आप जानते हैं कि हम दैनिक जीवन में बहुत से ऐसे मापन उपकरणों का उपयोग करते हैं जो हमारे लिए वह हमारे टेक्निकल व इंजीनियरिंग वर्क्स में काफ़ी काम आते हैं। जैसा कि आप जानते होंगे साथियों कि प्रत्येक घटक के जो इनकी जो डायमेंशन होती है उनको पूर्ण रूप से मापना व उनको ठीक से माप के उन्हें उसके विमाओं के आयाम के अनुसार बनाना ही मापन कहलाता है। और जो टूल होते हैं मापन में प्रयोग किए जाने वाले, वो टूल इस प्रकार से हो सकते हैं जैसा कि आप देख पा रहे हैं। माइक्रोमीटर, हाइड्रोमीटर, मल्टीमीटर, ये सभी टूल हैं मापन में जो उपयोग किए जाते हैं। और कुछ साधारण टूल भी होते हैं जैसे स्टील रूल, या मैं बात करता हूँ स्टील टेप की। ये सभी साधारण एक मापने के टूल होते हैं। साथ ही जो इनके प्रकार होते हैं, मैं उनके बारे में बात करता हूँ कि ये कितने प्रकार के होते हैं, मापन उपकरण होते हैं। साथियों, मोटर वाहन में जो प्रयोग होते हैं मापन टूल, उन्हें किस तरह से वर्गीकृत किया गया है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। जैसा कि साथियों आप देख पा रहे होंगे कि सबसे पहला जो प्रकार दिया गया है उसे हम कहते हैं रेखिक मापन। साथियों, ये एक सरल और साधारण मापन होता है। जैसे कि हम जिसे स्केल के द्वारा, एक फुटे के द्वारा माप सकते हैं, उसे हम रेखिक मापन कह देते हैं बिल्कुल। उसके बाद मैं बात करता हूँ रेखिक मापन होता है, उसके दो प्रकार होते हैं, प्रत्यक्ष मापन और अप्रत्यक्ष मापन। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि जो प्रत्यक्ष मापन होता है वो डायरेक्ट मापन होता है और जो अप्रत्यक्ष मापन होता है वो इनडायरेक्ट मापन होता है। इनके बारे में एक बार फिर से बता देता हूँ कि जो प्रत्यक्ष मापन होता है यानी कि डायरेक्ट मापन होता है, उसको हम टूल के द्वारा सीधे ही वस्तु के डायमेंशन को माप सकते हैं, उसे हम प्रत्यक्ष मापन बोल देते हैं। और अप्रत्यक्ष मापन हम उसे बोलते हैं जिस वस्तु को हम मापते वक्त दो टूलों का सहारा लेते हैं, यानी कि एक हम स्केल का यूज करेंगे और एक हम कैलिपर का यूज करेंगे, उसे हम अप्रत्यक्ष मापन टूल्स कह देते हैं। उसके बाद साथियों मैं बात करता हूँ कोणीय मापन की। साथियों, कुछ इस तरह के माप भी होते हैं जिन्हें हम एंगल में मापते हैं, जिन्हें हमें एंगल में मापने की आवश्यकता पड़ जाती है, तो यह भी एक मापन का ही भाग है। उसके बाद मैं बात करता हूँ तल सतह मापन। यानी कि हम अगर मैं बात करूँ तो हमें किसी की गहराई को मापना है, किसी वस्तु की गहराई को मापना है, तो हमें तब हम तल सतह वाले मापन उपकरणों का प्रयोग करते हैं। और साथियों, अब आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं प्रत्यक्ष मापन उपकरण की। प्रत्यक्ष मापन उपकरण होते क्या हैं साथियों, मैं इनके बारे में पहले भी बता चुका हूँ। साथियों, प्रत्यक्ष मापन उपकरण होते हैं जैसे कि मैंने पहले बताया था कि वे उपकरण होते हैं, वे टूल होते हैं जिन्हें
प्रयोग करते वक्त अन्य किसी टूल की आवश्यकता नहीं पड़ती, हम उन्हें प्रत्यक्ष मापन उपकरण कह देते हैं। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं साथियों, स्टील पैमाना रूल, यानी कि स्टील पैमाना रूल, जो स्टील पैमाना रूल है वो प्रत्यक्ष मापन उपकरण का एक उदाहरण है, एक उसका टूल है। साथियों, हम बात करते हैं कि स्टील मापन जो रूल होता है, स्टील पैमाना होता है, स्टील रूल होता है, वो होता क्या है। ये एक सरल रेखा पर मापने वाला टूल होता है। ये काफ़ी आसान होता है, साधारण होता है, जिसका उपयोग हम लगभग घरों में भी करते हैं। और साथियों, इस पे जो ये इसकी लंबाई होती है लगभग 600 mm से लेकर 150 mm या 1000 mm तक भी हो सकती है। साथियों, आप चित्र में भी देख पा रहे हैं कि स्टील रूल कुछ इस तरह से दिखाई देता है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। हम घरों में भी इनका प्रयोग करते हैं, अपने क्लासरूम में, स्कूल में भी इसका प्रयोग करते हैं। साथियों, अब मैं आगे बढ़ते हुए बात करता हूँ स्टील टेप की। जैसे कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, स्टील टेप है। स्टील टेप एक लचीली धातु का बना हुआ एक मापन उपकरण है, जो लगभग स्टील रूल की तरह ही होता है, लेकिन इसमें एक लचीला मेटेरियल लगा होता है जो आसानी से मुड़ जाता है। और यह भी, इसकी भी कुछ सीमाएं होती हैं। ये 3 मीटर लंबा हो सकता है या इससे ज़्यादा भी हो सकता है। और इसका जो मटेरियल होता है वो फाइबर, ग्लास या प्लास्टिक का भी हो सकता है, या रिबन का भी बना हो सकता है। साथियों, ये कुछ साधारण टूल है हमारे मापने के, लेकिन ये साथियों प्रत्यक्ष मापन टूल हैं जिनके बारे में अब चर्चा कर रहा हूँ। साथियों, मैं आगे बढ़ते हुए बात करता हूँ वर्नियर कैलिपर की। वर्नियर कैलिपर एक इम्पोर्टेंट पैमाना है, एक इम्पोर्टेंट से मेजरिंग टूल है हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, क्योंकि ऑटोमोबाइल के बहुत सारे पार्ट होते हैं जो बिना माप के नहीं बनाए जा सकते, जिन्हें मापने के लिए हमें शुद्ध पूर्ण रूप से एक्यूरेसी चाहिए होती है, शुद्ध रूप चाहिए होता है, परिशुद्धता से हमें उस प्रोडक्ट पार्ट्स को बनाना होता है। तब हम माइक्रोमीटर और वर्नियर कैलिपर का प्रयोग करते हैं। अब मैं बात कर रहा हूँ माइक्रोमीटर की। साथियों, हम आइए जानते हैं माइक्रोमीटर के वर्नियर कैलिपर के कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट होते हैं जिनके बारे में हमें जानना काफ़ी आवश्यक है। साथियों, अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन कौन से इसके जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं वर्नियर कैलिपर के, उनके बारे में हम बात करते हैं। साथियों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, वर्नियर कैलिपर एक बहुत ही महत्वपूर्ण मेजरिंग टूल्स है ये, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं। अब इसके कुछ इम्पोर्टेंट्स जो फैक्ट्स हैं, इम्पोर्टेंट पैरामीटर होते हैं, उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। साथियों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इसका उपयोग कहाँ पे करते हैं हम वर्नियर कैलिपर का। जैसे कि इसमें दिया हुआ है कि इससे हम क्या क्या माप सकते हैं, जैसे हाइट, डायमीटर, डेप्थ। हम ऊंचाई माप सकते हैं इससे, डायमीटर यानी व्यास माप सकते हैं, या फिर डेप्थ गहराई माप सकते हैं। और ये किस प्रिंसिपल पर काम करता है, ये 2 स्केल के बीच के डिफरेंस को मापने का काम करता है वर्नियर कैलिपर, यानी कि डिफरेंस बिटवीन 2 स्केल्स। इस पे 2 स्केल्स होते हैं, उनके बीच का जो गैप होता है, जो इनके बीच का जो अंतर होता है, उन्हें मापने का काम करता है वर्नियर कैलिपर। साथियों, एक इम्पोर्टेंट बात मैं बता दूं, जो वर्नियर कैलिपर होता है उसका जो लिस्ट काउंट होता है वह 0.02 mm या 0.001 इंच हो सकता है। ये जो आपको ऊपर निशान दिखाई दे रहे हैं साथियों, ये इंच के निशान है ये, इसका इंच का सिंबल है ये, इसे इंच बोलते हैं हम। और इस पे 2 प्रकार के लिस्ट काउंट होते हैं, mm में या फिर इंचज में। mm में अगर होगा तो 0.02 mm, और अगर इंच की बात करता हूँ तो 0.001 इंचज होता है। साथियों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि लिस्ट काउंट क्या होता है, लिस्ट काउंट हम किसे बोलते हैं। साथियों, सबसे पहले आप जान लो कि लिस्ट काउंट जो होता है वह किसी भी पैमाने का सबसे न्यूनतम मापने की जो शक्ति होती है, या फिर मैं कह सकता हूँ जो सबसे कम मापने की जो क्षमता होती है, उसे हम लिस्ट काउंट बोल सकते हैं। जैसे कि मैं उदाहरण के लिए बात करूँ तो, जैसा कि आप देख सकते हैं, जो पैमाना इंचज में चलता है वो कम से कम कितने इंच को कवर कर सकता है, कितने इंच को माप सकता है, उसको हम लिस्ट काउंट बोलते हैं। साथियों, जो वर्नियर कैलिपर होता है वो कम से कम कितने mm तक माप सकता है, वो 0.02 mm तक की थिकनेस को भी माप सकता है, यानी कि इतनी कम मोटाई को भी माप सकता है, उसे हम इसका लिस्ट काउंट बोलते हैं। और मैं आगे चलते हुए बात करता हूँ इसके मेन कंपोनेंट की।
मेन कंपोनेंट जैसे कि मेन स्केल, वर्नियर स्केल और मेजरिंग जा और डेप्थ मेजरिंग बार्स। कई साथी हम इस आगे बढ़ते हुए इसके कुछ कंपोनेंट देखते हैं। सबसे पहले आप देखिए मेन स्केल दिया हुआ है, ये जो जिस पर एरो का निशान है ये इसे हम मेन स्केल बोलते हैं, ये इसका मुख्य भाग होता है। और मैं आगे बढ़ते हुए बात करता हूँ, मेन स्केल पे रीडिंग दी होती है, जैसे कि आप ब्लैक कलर में देख पा रहे हैं, ये ब्लैक कलर में जो डॉट दिए हैं वह इसकी रीडिंग है जो मेन स्केल पर होती है। ये mm में और इंचज़ में होती है। नीचे वाली जो रीडिंग होती है वो mm में होती है, ऊपर वाली रीडिंग होती है वो इंचज़ में होती है। साथियों अब मैं आगे बढ़ते हुए बात करता हूँ इसके दूसरे भाग की। मेन स्केल के बारे में हमने बात की थी अभी, अब मैं बात करता हूँ वर्नियर स्केल की। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, वर्नियर स्केल दिखाया गया है इसके अंदर। ये जो भाग दिखाई दे रहा है आपको, इसे हम वर्नियर स्केल बोलते हैं और इस स्केल को भी वर्नियर स्केल कहा जाता है। इसके बीच वाले स्केल को मेन स्केल कहा जाता है। उसके बाद मैं बात करता हूँ आगे बढ़ते हुए इसके जो मुख्य पार्ट होते हैं, लगभग सभी जो पार्ट्स हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। अभी हमने पीछे देखा था कि मेन स्केल की बात करी थी और हमने वर्नियर स्केल की बात करी थी। आप जान गए होंगे कि मेन स्केल क्या होता है, वर्नियर स्केल क्या होता है। अब मैं आगे बढ़ते हुए इनके जो कुछ और भाग है उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं बात करता हूँ लॉकिंग स्क्रू की। लॉकिंग स्क्रू जैसे कि आप देख पा रहे हैं लॉक करने का काम आता है कि दोनों स्केल को ये लॉक कर देता है। उसके बाद मैं बात करता हूँ जा फॉर इंटरनल मेजरमेंट और जा फॉर आउटर मेजरमेंट। इसमें दो प्रकार के जबड़े होते हैं जैसा कि आप देख पा रहे हैं। इसमें जबड़े, हिंदी में हम इसको जबड़े बोल सकते हैं, अंग्रेजी में इसको हम इंग्लिश में जा बोलते हैं, जाव्स। इसके जा ऊपर भी होते हैं नीचे भी होते हैं। जो नीचे वाले जाव्स होते हैं वो आउटर डाया मापने के काम आते हैं, आउटर मेजरमेंट करने के काम आते हैं। जो ऊपर वाले जो जाव्स होते हैं, जबड़े होते हैं, वो इंटरनल डाया मापने के काम आते हैं, इंटरनल व्यास मापने के काम आते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो हमें पाइप, जैसे कि हमारे पास एक पाइप है, अगर हमने पाइप के अंदर की जो डायमीटर वो मापना है तो हम इंटरनल जो मेजरमेंट है, ऊपर वाला हिस्सा है, जो ऊपर वाले जबड़े हैं, इनसे हम इसकी व्यास को मापेंगे, पाइप के इंटरनल डायमीटर को मापेंगे। और हम अगर पाइप की बात, बाहर की बात करते हैं, अगर बाहर से हमें पाइप का डायमीटर मापना हो तो हम आउटर जबड़ों का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद आप देख रहे होंगे ये जो जाव होते हैं, आगे वाले जाव फिक्स होते हैं और पीछे वाला जाव स्लाइडिंग होता है, मतलब कि मूवमेंट करता रहता है। उसके बाद मैं बात करता हूँ फाइनल एडजस्टमेंट स्क्रू। ये एडजस्टमेंट करने के लिए काम आता है स्क्रू, जो फाइनल एडजस्टमेंट करता है, यानी कि वर्नियर स्केल होता है जो उसको आगे पीछे धकेलने का काम आता है मेन स्केल के ऊपर। उसके बाद मैं बात करता हूँ स्केल कैलिब्रेटेड इन mm। ये जो स्केल है वो mm में कैलिब्रेट किया गया है। उसके बाद एक पीछे ब्लेड दिया गया है, इसको बोलते हैं हम डेप्थ मेजरमेंट ब्लेड, जो डेप्थ को, गहराई को मापने का काम आता है। साथियों ये थे कुछ वर्नियर कैलिपर के इम्पोर्टेंट कंपोनेंट यानी कि भाग। इनके बारे में आप समझ गए होंगे कि किस किस काम आते हैं ये। साथियों एक बार बात मैं आपको बता दूं कि जो ये रेड कलर के जो रीडिंग दिखाई दे रही है आपको, ये वर्नियर स्केल पर होती है और जो ब्लैक कलर की रीडिंग है वो मेन स्केल पर होती है। और आपको एक बात जाननी आवश्यक जो है, जो इनके बीच का जो डिवीज़न होता है यानी कि गैप होता है वो 1 mm का होता है। और मैं आगे बढ़ते हुए बात करता हूँ साथियों, वर्नियर कैलिपर होता है, अगर उसका हम लिस्ट काउंट निकालें तो किस तरह से निकालेंगे, लिस्ट काउंट को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। साथियों आप स्क्रीन पर अपना ध्यान बनाए रखें। और सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि फाइंड द लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर। साथियों मैं पहले भी बता चुका हूँ लिस्ट काउंट क्या होता है। वह कम से कम मापने की जो शक्ति होती है, कम से कम मापने की, यानी कि क्षमता होती है कम से कम मापने की, उसे हम लिस्ट काउंट बोल देते हैं। किसी भी स्केल की कम से कम मापने की क्षमता को हम लिस्ट काउंट कहते हैं। और साथियों जैसे कि मैं चित्र में बता देता हूँ आपको, जो हमारा वर्नियर स्केल होता है उसके जो 50 mm होते हैं, वर्नियर स्केल पर आप देख पा रहे हैं 50 mm है, 50 mm है, वो मेन स्केल के 50 mm के बराबर होते हैं। वो मेन स्केल के 49 mm के बराबर होते हैं। वर्नियर स्केल के 50 mm और मेन स्केल के 49 mm यानी कि 49 mm बराबर होते हैं। जैसे कि इसमें लिखा होगा कि
50 वर्नियर स्केल रीडिंग इज इक्वल टू 49 मेन स्केल डिवीजन। तो ये कुछ चीज़ में दिया होता है कि जो अगर 50 से जो mm होते हैं वर्नियर स्केल के, वो 49 mm मेन स्केल के बराबर होते हैं। उसके बाद लिस्ट काउंट फाइंड कैसे करेंगे। लिस्ट काउंट क्या होता है कि लिस्ट काउंट कैसे निकालने का फॉर्मूला है कि 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। आप देख रहे हैं कि मेन स्केल पर जो डिवीजन होते हैं उनका क्या 1 mm होता है, और जो वर्नियर स्केल डिवीजन होता है वो होता है 49 भाग में 50 mm। यानी कि अगर इसको भाग देंगे तो हम ये कुछ रीडिंग निकल के आ जाएगी 0.98 mm। और हम फाइनल लिस्ट काउंट जब निकालेंगे तो हम क्या करेंगे कि 1 mm माइनस 0.98 mm को माइनस कर देंगे तो ये फाइनल रीडिंग निकल कर आ जाएगी 0.02 mm। यानी कि ये वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट हमने फाइंड कर लिया है। जैसे कि आप फॉर्मूला में देख रहे हैं कि मेन स्केल डिवीजन 1 mm और वर्नियर स्केल डिवीजन हमारे पास 0.98 mm है, और मेन स्केल डिवीजन है जो हमारे पास 1 mm है। अगर 1 mm माइनस 0.9 mm करेंगे तो ये रीडिंग प्राप्त होगी, जिसे हम वर्नियर स्केल का लिस्ट काउंट कहते हैं, और ये वर्नियर स्केल का लिस्ट काउंट होता है। उसके बाद मैं बात करना चाहूँगा कि वर्नियर स्केल को प्रयोग कैसे किया जाता है, इसको इस्तेमाल कैसे किया जाता है, इसको यूज कैसे किया जाता है। साथियों, हम एक करके समझेंगे कि किस तरह से इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं कि हमने एक ऑब्जेक्ट लिया, उसको वर्नियर स्केल के अंदर हमने फिट कर दिया जा के अंदर। और जैसा कि क्या करते हैं, हम सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट लेते हैं और हम जो फाइनल एडजस्टमेंट स्क्रू होता है उसके माध्यम से हम इसको पीछे धकेलते हैं, ये खुल जाएगा। उसके बीच में हम ऑब्जेक्ट लगा देते हैं। अब देखते हैं, ऑब्जेक्ट लगाने के बाद हम लॉक स्क्रू से वर्नियर स्केल को लॉक कर देते हैं। लॉक करने के बाद हम ऑब्जेक्ट को बाहर निकाल लेते हैं। बाहर निकालने के बाद हम देखते हैं कि जो हमारे मेन स्केल है और वर्नियर स्केल है उसकी रीडिंग क्या आई है, उस रीडिंग को हम पढ़ते हैं। आइए हम पढ़ने की कोशिश करते हैं कि क्या रीडिंग आई है इसके ऊपर। जैसा कि साथियों आप देख पा रहे हैं कि हमने वो ऑब्जेक्ट निकाल लिया है वर्नियर स्केल से। हमने खाली अब स्केल का चित्र देख पा रहे हैं हम, ये खाली स्केल का चित्र है। इसमें स्केल दिखाई दे रहे हैं, मेन स्केल और वर्नियर स्केल। जैसे कि ऑब्जेक्ट को निकालने के बाद, वस्तु को निकालने के बाद रीडिंग क्या रहेगा ये इधर देखते हैं। साथियों आप देख पा रहे हैं 10, 11, 12, 13, 14। आप देख रहे हैं ये जो लाल रेड कलर की लाइन है वो 13 व 14 के बीच आ रही है। तो हम क्या करेंगे, हम 13 को ही मानेंगे। हम 13 जो है, जो रीडिंग आई उसको ले लेंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि मेन स्केल की जो रीडिंग है वो 13 है, मेन स्केल की रीडिंग कहते हैं हम इसे। उसके बाद हम बात करते हैं वर्नियर स्केल की रीडिंग क्या है। वर्नियर स्केल की रीडिंग है 40। यानी कि वर्नियर स्केल की रीडिंग कैसे निकालते हैं, हम ध्यान से देखते हैं कि कोई भी एक लाइन वर्नियर स्केल की रीडिंग से मेन स्केल रीडिंग आपस में मैच कर रही हो। यानी कि वो ऐसी लाइन ढूंढेंगे हम जो लाइन आपस में बिल्कुल फिक्स मैच कर रही होंगी। ब्लैक वाली लाइन और रेड वाली लाइन आपस में मैच खा रही होंगी, तो उसको हम प्रेफर करेंगे। जैसा कि हम देख रहे हैं जो 40 वाली लाइन है वो रेड और ब्लैक लाइन आपस में 40 पे आकर बिल्कुल मैच कर रही हैं, तो हम उसको प्रेफर करते हैं। जैसा कि सबसे पहले आप फॉर्मूला देख लें। फॉर्मूला होता है कि वर्नियर स्केल की रीडिंग निकालने का फॉर्मूला। वर्नियर स्केल पे जब हम कोई भी ऑब्जेक्ट मापते हैं, कोई भी वस्तु का हम थिकनेस मापते हैं, तो उस पर किस तरह का फॉर्मूला पुट किया जाता है, तब जाके हमें रीडिंग प्राप्त होती है, तब जाके हमें वस्तु की थिकनेस सही से पता लग पाती है। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला देखते हैं, मेन स्केल रीडिंग प्लस में वर्नियर स्केल रीडिंग। जो मेन स्केल है उसकी रीडिंग लिखेंगे हम, उसके बाद जो हमारा वर्नियर स्केल है उसकी रीडिंग को लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हम गुणा में यानी कि इनटू में लिस्ट काउंट कर देंगे। जैसे कि हमने पीछे लिस्ट काउंट निकाला था 0.02 mm, और हम फॉर्मूला पुट करके देखते हैं हम। जैसा कि मैंने देखा कि मेन स्केल पर रीडिंग आई है 30 को मैंने यहाँ लिख लिया। उसके बाद प्लस में क्या किया, वर्नियर स्केल रीडिंग कितना था प्यारे साथियों, 40, और इनटू में लिस्ट काउंट, इसको इनटू में लिस्ट काउंट कर दिया तो हमें 0.80 प्राप्त हो चुका है। उसके बाद हम 13 को 0.80 में प्लस कर देंगे तो 13.80 mm हमारी फाइनल रीडिंग आ जाएगी। यानी कि जब हम वर्नियर कैलिपर से किसी वस्तु को मापते हैं तो हमारी रीडिंग कुछ इस तरह से प्राप्त होती है। इस तरह से हम इसको यूज करते हैं वर्नियर कैलिपर को। साथियों कुछ मिस्टेक हो रही हैं स्क्रीन के ऊपर, तो मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा इसके लिए।
और ये हमने इसकी जो फाइनल जो वैल्यू थी हमने फाइंड कर ली है। आपको एक बार फिर बता दूं कि जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमने जब ऑब्जेक्ट को निकाला लॉक करके लॉकिंग स्क्रू के माध्यम से, और फिर हमने देखा कि जो रीडिंग है लॉक करने के बाद कहाँ पे आ रही है। देखो कि ये जो 0 है, 0 किसके ऊपर आ रहा है, ये 13/14 के ऊपर आ रहा है, यानी कि 10 के बाद 11, 12, 13, 14, यानी कि 13 और 14 के बीच में हमारा जो रीडिंग है वो आ रही है। हम इसको 13 में ही बोलेंगे क्योंकि ये बीच में आ रही है, 13 हमने ले लिया। उसके बाद हम देखेंगे कि जो वर्नियर स्केल की रीडिंग है वो किसके साथ, कौन से मेन स्केल रीडिंग के साथ मैच कर रही है। हमने देखा कि जो वर्नियर स्केल की जो रीडिंग है वो मेन स्केल के डॉट के साथ कहाँ पे मैच कर रही है। देखा कि हमने यहाँ पे मैच कर रही है, 40 के साथ मैच कर रही है। इसका मतलब वर्नियर स्केल की रीडिंग 40 हो चुकी है और मेन स्केल की रीडिंग 30 है। और इसके बाद हम इसको फॉर्मूले में पुट कर देंगे। फॉर्मूला होता है मेन स्केल रीडिंग प्लस में वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू लिस्ट काउंट, यानी कि हमारी जो मेन स्केल रीडिंग थी वो 30 थी और वर्नियर स्केल रीडिंग 40 और इनटू में लिस्ट काउंट। हम ये फॉर्मूला पुट करेंगे तो हमें ये रीडिंग प्राप्त होगी। ये फाइनल रीडिंग होती है वस्तु की। साथियों, मैं आशा करता हूँ कि आपने वर्नियर कैलिपर के बारे में या वर्नियर स्केल के बारे में अच्छे से पढ़ा होगा, वो समझा होगा। साथियों, एक बार मैं फिर से बुक पर लौटता हूँ बुक पर जो हम स्क्रीन में देख रहे थे। ये हम वर्नियर कैलिपर के बारे में हमने पढ़ा, उसके कुछ जो भाग है उसके बारे में जाना है। हम आगे बढ़ते हुए बात करते हैं डायल कैलिपर की। साथियों, डायल कैलिपर भी वर्नियर कैलिपर के जैसा ही होता है, दिखने में वर्नियर कैलिपर के जैसा ही होता है। ये बिल्कुल आप चित्र में देख रहे होंगे साथियों, डायल कैलिपर होता है जो वर्नियर कैलिपर की तरह ही होता है, उसकी तरह ही कार्य करता है। इसमें अंतर क्या होता है साथियों, इसमें अंतर एक होता है कि इसमें हम एक डायल नुमा एक घड़ी की तरह एक डिवाइस लगा देते हैं जिसे हम डायल बोलते हैं। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, मैंने जूम कर दिया। ये डायल गेज इसे इसलिए बोलते हैं डायल वर्नियर कैलिपर क्योंकि इसके अंदर एक घड़ी जैसा आकार लगा होता है, इसीलिए हम इसको डायल बोलते हैं। इसको इसलिए प्रयोग करते हैं क्योंकि इसे प्रयोग करने से हमें मापन में काफ़ी सहायता मिलती है और आसानी से हम किसी वस्तु को माप सकते हैं। साथ ही मैं बता देता हूँ कि जब ये सुई एक बार घूमती है, जब ये सुई एक बार राउंड लेती है तो 1 मिलीमीटर कवर करती है। इस जितनी भी रीडिंग यहाँ पे आएगी सुई की, नीडल की, उसको हम मेन स्केल की रीडिंग में प्लस कर देंगे तो हमें फाइनल रीडिंग प्राप्त हो जाएगी। साथियों, ये भी सेम उसी तरह काम करता है लेकिन इसका मापने का तरीका थोड़ा अलग है। और साथियों, ये भी थिकनेस, हाइट और डेप्थ माप सकता है। और उसके बाद हम आगे बढ़ते हुए बात करते हैं साथियों डिजिटल कैलिपर की। साथियों, डिजिटल कैलिपर आप देख पा रहे होंगे चित्र में, ये डिजिटल कैलिपर है, डिजिटल वर्नियर कैलिपर। इसके अंदर एक डिजिटल स्क्रीन लगी होती है, इसके अंदर हम रीडिंग प्राप्त करते हैं। ये बिल्कुल सरल तरीका है किसी भी ऑब्जेक्ट को मापने का, उसकी थिकनेस को मापने का। तो ये बिल्कुल आसान तरीका है और आसान जो वर्नियर कैलिपर है आजकल हम इसका इंडस्ट्री में प्रयोग करते हैं, क्या ताकि हमारी समय व और जल्दी से हम काम को कर पाएँ, इसलिए हम इसका प्रयोग करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। और ये बिल्कुल आसान होता है साथियों। और इस पे भी 150 mm से लेकर के यहाँ 150 mm से लेकर 200 mm तक की रीडिंग होती है। इतनी थिकनेस गहराई माप सकते हैं हम। उसके बाद साथ ही मैं बात करता हूँ इसका जो लिस्ट काउंट होता है वो भी 0.02 से लेकर के 0.01 mm तक हो सकता है। साथियों, मैं आशा करता हूँ कि आप वर्नियर कैलिपर के बारे में पढ़ पाए होंगे। और साथियों, अब आगे बढ़ते हैं वर्नियर गहराई गेज, वर्नियर डेप्थ गेज बोलते हैं हम इसको, वर्नियर डेप्थ गेज। ये भी बिल्कुल वैसा ही होता है लेकिन इसका कार्य अलग रहता है साथियों। ये सिर्फ गहराई को मापने का काम आता है और इसको हम गहराई में मापने के लिए प्रयोग करते हैं। और साथियों, मैं आगे बढ़ते हुए बात करता हूँ माइक्रोमीटर की। साथियों, माइक्रोमीटर भी वर्नियर कैलिपर की तरह ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मापन उपकरण है। कारखानों के अंदर इसका व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है। लगभग इसका प्रयोग बहुत ज़्यादा होता है प्रत्येक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में, क्योंकि ये एक ऐसा उपकरण है जो वस्तु को परिशुद्ध रूप से मापने की क्षमता रखता है और जो वस्तुओं की क्वालिटी है उन्हें वो निखर कर आती है इससे। और जो इनके माप होते हैं वो बिल्कुल सही से हम उनको माप सकते हैं ताकि जो हमारे चलने वाले पार्ट उनके अंदर कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि साथियों, क्या होता है कि हम जब हमारे पास एक पार्ट होता है, जब हम दूसरे पार्ट को सेम वैसा बनाते हैं तो हमें उसका बिल्कुल वैसा ही माप, उसका उतना ही डाया, उतनी ही गहराई, सब कुछ वैसा ही चाहिए होता है, तो हमें मापन की आवश्यकता पड़ती है। साथियों, अब मैं
आपको कुछ जो इम्पोर्टेंट पैरामीटर है माइक्रोमीटर के वो बताना चाहूँगा। आइए हम एक बार फिर से चलते हैं माइक्रोमीटर की तरफ। माइक्रोमीटर होता क्या है, वो माइक्रोमीटर के बारे में जानेंगे हम साथियों। तो माइक्रोमीटर के बारे में बात करता हूँ साथियों। माइक्रोमीटर क्या है? माइक्रोमीटर भी वर्नियर कैलिपर की तरह एक महत्वपूर्ण टूल है मापने का। और इसको मापने, इससे हम क्या क्या माप सकते हैं? इससे हम लेंथ, डायमीटर एंड थिकनेस माप सकते हैं। लेंथ का मतलब दो वस्तु के दो छोर की दूरी, व डायमीटर यानी कि व्यास, और थिकनेस यानी कि मोटाई माप सकते हैं। और ये किस प्रिंसिपल काम करता है, किस प्रिंसिपल पर काम करता है? ये नट और बोल्ट पर काम करता है। और उसके बाद इसका जो लिस्ट काउंट होता है साथियों 0.01 mm से लेकर के 0.001 सेंटीमीटर तक होता है। ये जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन में 0.01 mm और 0.001 सेंटीमीटर लिस्ट काउंट होता है। मैं पहले भी बता चुका हूँ लिस्ट काउंट क्या होता है। लिस्ट काउंट किसी भी टूल का वह सबसे कम माप होता है जो वो माप सकता है, यानी कम से कम कितने कहाँ तक के माप को माप सकता है वो, उसे हम लिस्ट काउंट कहते हैं। और उसके बाद हम बात करते हैं इसके मेन कंपोनेंट होते हैं जो माइक्रोमीटर के। सबसे पहले फ्रेम होता है, उसके बाद एनविल होता है, फिर स्लीव होता है, उसके बाद थिम्बल, रेचेट, स्टॉक व स्पिंडल। ये इसके मुख्य कंपोनेंट है साथियों, ने ध्यान से देखें आप। और साथियों सब मैं आपसे एक आग्रह करना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें ताकि जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो पाए। साथियों अब मैं इसके जो कंपोनेंट हैं उनके बारे में चर्चा करता हूँ। सबसे पहले मैं बात करता हूँ, सबसे पहले स्पिंडल की बात करता हूँ। ये जो आप देख पा रहे हैं भाग, ये स्पिंडल होता है। और उसके बाद मैं बात करता हूँ थिम्बल की। ये जो भाग होता है उसे वो थिम्बल कहलाता है। थिम्बल पर रीडिंग होती है जिसे हम सर्कुलर स्केल बोल सकते हैं, सर्कुलर रीडिंग बोल सकते हैं। और स्पिंडल पर मेन स्केल रीडिंग होती है, जिसे हम स्पिंडल बोलते हैं। एक होता है रैचेट नट जो लॉक करने के काम आता है, यानी कि जो स्पिंडल होता है उसको आगे पीछे करने के काम आता है। उसके बाद नर्लिंग होता है। नर्लिंग एक ऐसी, यानी कि ऐसा डिज़ाइन या लगा लूँ मैं ऐसी शेप होती है, उसको हम थिम्बल पर करते हैं ताकि हमारी पकड़ मजबूत हो सके, हमारे हाथ से माइक्रोमीटर फिसले ना और हम उसको आसानी से पकड़ पाएँ, ग्रिप बना पाएँ। इसको हम नर्लिंग कहते हैं। साथ ही उसके बाद मैं बात करता हूँ स्लीव की। ये जो हिस्सा है स्लीव कहलाता है। उसके बाद ये हिस्सा है जो गोल वाला करो में ये फ्रेम होता है। उसके बाद होता है हार्ड हैंड्स, यानी कि ये जो स्पिंडल एनविल लाइन के बीच में ये लगाए जाते हैं। एनविल जो इसलिए लगाए जाते हैं क्योंकि जो हमारा माइक्रोमीटर के जो स्पिंडल है वो टूटे ना, ब्रेक ना हो और मजबूती से काम करें। साथ ही ये थे कुछ इसके महत्वपूर्ण कंपोनेंट, महत्वपूर्ण भाग इसके। और अब मैं इसकी बात करता हूँ स्केल की। साथ ही इस पर भी दो स्केल होते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ सर्कुलर स्केल की। सर्कुलर स्केल जैसे कि आप देख रहे हैं चित्र में, ये जो लाल रंग की रीडिंग है वो सर्कुलर स्केल पर है। उसके बाद मेन स्केल होता है जो स्लीव पर होता है। और इसके नीचे भी एक स्केल दिया होता है जैसा कि आप देख पा रहे हैं एरो के माध्यम से। और ये दो स्केल होते हैं इसके ऊपर, मेन स्केल के ऊपर दो रीडिंग दी होती हैं। साथ ही जैसा कि मैं बात कर रहा हूँ कि इसमें जो मेन स्केल पर ऊपर वाले जो रीडिंग है इसके जो डिवीजन होते हैं वो 1 mm होता है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1 mm है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1 mm। और जो नीचे स्केल होता है वो थोड़ा इससे अलग होता है। इसमें जो ब्लैक डॉट दिया हुआ है, ये ब्लैक डंडा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी 0.5 mm होती है, यानी कि इसका आधा होता है। ठीक है, इसको अगर हम पूरा करेंगे तो 1 mm माना जाएगा, लेकिन इसके बीच की दूरी 1 mm होती है। लेकिन जो इसका बीच का डॉट दिखाई दे रहा है मेन स्केल का ऊपर वाला, ये 0.5 mm तक होता है। साथियों आप स्केल के बारे में समझ पाए होंगे। और हम आगे बढ़ते हुए बात करता हूँ कि हम इसका प्रयोग कैसे करते हैं, इसको हम यूज कैसे करते हैं माइक्रोमीटर को। माइक्रोमीटर को सबसे पहले देख लो आप कि जो डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल होता है उस पर डिवीजन 50 होती है। ये जो हमारा सर्कुलर स्केल है ये वाला, इसके ऊपर 0 से लेके 50 mm तक रीडिंग दी होती है। जो हमारा मेन स्केल होता है, लिस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल, इसका जो लिस्ट काउंट होता है वो 0.5 mm होता है, कम से कम इतना माप सकता है। और इस पे भी रीडिंग दी होती है साथियों। अब मैं आगे बढ़ते हुए बात करता हूँ कि हम इसे किस तरह से यूज करते हैं। देखिए कि आप जब हम इसके अंदर ऑब्जेक्ट को लगाते हैं
तो हम किस तरह से इसका यूज कर पाते हैं। साथियों आगे बढ़ते हुए मैं बात करूँगा। और हम इसका लिस्ट काउंट किस तरह से फाइंड करते हैं वो, या फिर हम इसकी रीडिंग कैसे लेते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि माइक्रोमीटर का जो लिस्ट काउंट है वो किस तरह से फाइंड किया जाता है। साथियों हम देखते हैं कि व्हेन थिम्बल कंप्लीट्स इट्स वन रिवोल्यूशन, जब थिम्बल होता है, यानी कि ये जो आपको दिखाई दे रहा है थिम्बल, ये जब एक अपना रेवोल्यूशन पूरा करता है, एक चक्कर काटता है, तब क्या होता है, तब स्पिंडल मूव्स इन एक्सल डायरेक्शन ऑफ 0.5 mm। तब क्या होता है कि जब ये थिम्बल अपना एक चक्कर पूरा करता है तो स्पिंडल कितना घूम पाता है, तो स्पिंडल पर 0.5 mm की रीडिंग प्राप्त होती है, यानी कि स्पिंडल 0.5 mm तक ही घूम पाता है। इसको हम पिच बोल देते हैं, यानी कि जो 0.5 mm जो हमें प्राप्त होता है हम इसे पिच बोलते हैं। उसके बाद हम इसके लिस्ट काउंट की बात करते हैं कि वर्नियर स्केल जो माइक्रोमीटर होता है उसका लिस्ट काउंट किस तरह प्राप्त किया जाता है। इसमें दे रखा है पिच डिवाइड बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। जैसा कि आप देख रहे हैं थिम्बल पर 50 mm होता है, जैसा कि आप देख रहे हैं थिम्बल पर 0 से लेके 50 mm तक डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल 50 mm। और मैं बात करता हूँ उसके बाद दे रखा है पिच पर जो मैंने बताया कि पिच क्या होती है, जब थिम्बल अपना एक चक्कर पूरा करता है तब स्पिंडल पर 0.5 mm रीडिंग जो प्राप्त होती है उसे हम पिच बोल देते हैं। और पिच जो होता है 0.5 mm होता है। और अब लिस्ट काउंट कैसे निकालेंगे, साथ इसमें फॉर्मूला दे रखा है कि 0.5 डिवाइड बाय 50 करेंगे तो हमारे पास 0.01 mm रीडिंग प्राप्त हो जाएगी। उसे हम लिस्ट काउंट ऑफ माइक्रोमीटर बोलते हैं। ये इसका लिस्ट काउंट होता है माइक्रोमीटर का, यानी कि कम से कम मापने की क्षमता। साथ ही आगे बढ़ते हुए बात करता हूँ कि माइक्रोमीटर को हम किस तरह से यूज करते हैं। माइक्रोमीटर का जो फॉर्मूला होता है रीडिंग प्राप्त करने का वो इस तरह से है, मेन स्केल रीडिंग प्लस थिम्बल स्केल रीडिंग इनटू लिस्ट काउंट। सेम वैसा ही फॉर्मूला है जिस तरह से वर्नियर स्केल में था। और आगे बात करते हैं कैसे प्रयोग करते हैं। साथियों चित्र में देख पा रहे होंगे हम रीडिंग सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक ऑब्जेक्ट लेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ऑब्जेक्ट ले रखा, हमने एक वस्तु ले लिया है जिसकी हमने थिकनेस प्राप्त करनी है, हमने वस्तु ले लिया है। उसके बाद क्या करेंगे, हम इस वस्तु को इसमें फिट कर देंगे और इसे टाइट कर देंगे और लॉक कर देंगे। उसके बाद हम रीडिंग को नोट करेंगे। साथियों जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमें रीडिंग प्राप्त हो रही है 5 0 to 5, यानी कि 0 to 5 1 2 3 4 5। उसके बाद एक डॉट हमें दिखाई दे रहा है, मतलब कि 6, यानी कि 6 रीडिंग हमें यहाँ से प्राप्त हो गई है। मेन स्केल से हमें 6 रीडिंग प्राप्त हो रही है। उसके बाद हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारा सर्कुलर स्केल है, यानी कि जो थिम्बल स्केल है, उसके बारे में 30 mm की रीडिंग प्राप्त हो रही है। जैसे देख रहे हैं आप 30 mm की रीडिंग प्राप्त हो रही है। और हमें जो मेन स्केल का दूसरा स्केल है उसके नीचे दूसरी रीडिंग हमें क्या दिख रहा है कि इसमें एक ब्लैक डॉट दिखाई दे रहा है लाल रीडिंग के बिल्कुल नीचे, जहाँ पे मैं एरो के माध्यम से आपको दर्शा रहा हूँ। ये डॉट दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 6 रीडिंग हो गई है, यहाँ पे 30 mm आ चुका है, यहाँ पे एक डॉट दिखाई दे रहा है जो 0.5 mm का होता है। देख रहे होंगे आप, ये जो डॉट होता है ये 0.5 mm का होता है। ये 6 हो गया है, यहाँ पे 30 आ रहा है। और हम आगे किस तरह से इसको मापते हैं अब देखिए आप एक एक करके। साथियों मेन स्केल रीडिंग, ये हमें फॉर्मूला पुट करेंगे सबसे पहले इस रीडिंग को निकालने के लिए। एक बार फिर से समझा देता हूँ मैं। जब हमने इसके अंदर ऑब्जेक्ट लगाया, ऑब्जेक्ट को लगाने के बाद जब ये इतना स्केल खुल चुका, खुलने के बाद जो रीडिंग प्राप्त हुई है, मैं देख लो रीडिंग क्या आ रही है 0 से लेके 5 तक, यानी कि 5 mm। उसके बाद एक डॉट और दिखाई दे रहा है हमें, डॉट, यानी कि 6 हो चुका है कुल मिला के। और उसके बाद एक जो थिम्बल स्केल की रीडिंग है, जो सर्कुलर स्केल की रीडिंग है, वो 30 mm है। और उसके बाद देख पा रहे हैं हम कि जो एक डॉट दिखाई दे रहा है नीचे, जो अनदर रीडिंग है मेन स्केल की, वो देखो 0.5 mm है। उसके बाद हम फॉर्मूला पुट करते हैं इसके अंदर। देखो साथियों मेन स्केल रीडिंग 6, जैसे मैंने कहा था 6। उसके बाद
प्लस में थिम्बल स्केल रीडिंग। थिम्बल स्केल रीडिंग कितना है साथियों? थिम्बल्स की मेन स्केल रीडिंग प्लस में थिम्बल स्केल रीडिंग। मेन स्केल रीडिंग कितनी है? 6 प्लस में 0.5 हो चुका है हमारे पास 6.50। उसके बाद जो थिम्बल स्केल रीडिंग है इनटू में लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट कितना है? 0.01 mm और थिम्बल स्केल की रीडिंग थी 30। इसको आपस में इंटू कर देंगे तो हमें 0.3 प्राप्त होगा। और फिर हम मेन स्केल रीडिंग व थिम्बल स्केल की रीडिंग को आपस में जोड़ देंगे तो हमें 6.8 mm प्राप्त होगा। साथियों, मैं आशा करता हूँ कि आपको इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से माइक्रोमीटर के बारे में जान पाए होंगे। और मैं वापस अब लौटता हूँ बुक्स के ऊपर। साथियों, जैसा कि मैंने आपको माइक्रोमीटर के बारे में बताया है, मैं आशा करता हूँ कि आपने इसके बारे में अच्छे से समझा होगा। साथियों, अब मैं आगे बढ़ते हुए बात करता हूँ कि डिजिटल माइक्रोमीटर। डिजिटल माइक्रोमीटर भी मैनुअल माइक्रोमीटर की तरह होता है। यह भी इस तरह से कार्य करता है, लेकिन इसके ऊपर एक डिजिटल हमें डिस्प्ले दी होती है जिसके अंदर हमें गणना करने में काफ़ी आसानी होती है और ये जल्दी के कार्य को संपन्न करता है। साथ ही उसके बाद मैं बात करता हूँ अप्रत्यक्ष मापन उपकरण। हमने पहले बात की थी प्रत्यक्ष मापन उपकरणों की, अब हम बात करते हैं अप्रत्यक्ष मापन उपकरणों की। अप्रत्यक्ष मापन उपकरण कौन कौन से होते हैं साथियों? अप्रत्यक्ष मापन उपकरण जिसका मतलब होता है कि जिन्हें मापने के लिए हमें एक अन्य टूल की आवश्यकता भी पड़ती है, उसे हम अप्रत्यक्ष मापन टूल्स बोल सकते हैं। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे होंगे कि अप्रत्यक्ष मापन टूल कौन कौन से हैं। ये जो चित्र में दिखाई दे रहे हैं सभी अप्रत्यक्ष मापन उपकरण हैं जिन्हें हम कैलिपर बोलते हैं। ये कैलिपर हैं सभी जो अप्रत्यक्ष मापन उपकरण कहलाते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ फर्म जॉइंट कैलिपर। आप चित्र में देख पा रहे हैं फर्म जॉइंट कैलिपर्स होते हैं। और जो ऊपर देख पा रहे थे आप स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर, उन्हें हम स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर कहते हैं। इनकी बनावट के आधार पर इनका नाम दिया गया है। जैसे कि इन कैलिपर में यहाँ पे स्प्रिंग लगी होती है, स्प्रिंग वालों में बीच में स्प्रिंग लगी होती है और इनमें जॉइंट लगा होता है एक रिविट के द्वारा। और हम इसका उपयोग कैसे करते हैं? देखो साथ चित्र में आप देख रहे होंगे कि हम कैलिपर को लेते हैं, पहले वो ऑब्जेक्ट को लेते हैं, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, बैरिंग या फिर अन्य पार्ट हो सकता है कोई भी। उसको हम खोलेंगे कैलिपर के मुंह को और ऑब्जेक्ट के ऊपर होल्ड कर देंगे। उसके बाद इस लॉकिंग स्क्रू से इसको लॉक कर देंगे। और फिर क्या करेंगे? हम इसको रीडिंग को लेने के लिए, हमारे पास इसके ऊपर तो रीडिंग दी नहीं होती बिल्कुल भी। इतना खुलने के बाद हम क्या करेंगे? इसको लॉक कर देंगे। लॉक करने के बाद क्या करेंगे? हम एक स्केल लेंगे, स्टील रूल लेंगे और इसके ऊपर लगा देंगे। उस रीडिंग को हम प्राप्त कर लेंगे। यानी कि हमें एक अन्य टूल की आवश्यकता पड़ी इसके अंदर रीडिंग प्राप्त करने के लिए, क्योंकि पहला टूल हमने कैलिपर लिया, दूसरा टूल हमने स्टील रूल लिया और 2 टूल की आवश्यकता हो गई इसमें। तो इसलिए हम इसको इन्हें अप्रत्यक्ष मापन उपकरण कहते हैं। साथियों, मैं आशा करता हूं कि आप इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से माइक्रोमीटर, वर्नियर कैलिपर व सभी मापन उपकरणों के बारे में समझ पाए होंगे। धन्यवाद।